अभी जो हाथी के लिए कॉरिडोर बन रहा है, हाथी का कॉरिडोर बना रहे हैं, पर हाथी अपने कॉरिडोर में चूंकि अब उसको उतनी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो वो अभी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, जसपुर में, कई जगहों पे घरों पे हमला कर रहा है। हाँ हाँ। तो जंगल में हस्तक्षेप अगर कहीं बढ़ते हैं जी, तो जंगल के रहने वाले जानवरों को मुश्किल होती है, और एक प्रवृत्ति वहाँ से हटने और चले जाने के लिए होती है जानवरों की। और इस प्रवृत्ति में बसावट इतनी फैल गई है, जंगल इतने थोड़े हो गए हैं कि जंगल से निकलते ही एक गहन बसावट मिलती है। तो अजीब सी स्थिति प्रकृति की इस समय है। ये बहुत मुश्किल समय है बढ़ती हुई आबादी का, जानवरों के ज़िंदा रहने की सहूलियत का। तो ये बहुत मुश्किल स्थिति है जीव जंतुओं का। न मालूम कितने जीव जंतु जो हैं मरते हैं, इसकी हमको तो जानकारी भी नहीं होती है। और जो हो रहा है, और मनुष्य की सीमाएं सिमटती चली जा रही हैं। प्रकृति के साथ में रिश्ता बिगड़ गया है, इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। ये जो विकास की नई अवधारणा है, जिसमें ये बड़े बड़ी अट्टालिकाएं, सड़कें और शहरीकरण, इसको आप किस तरह से देखते हो? विकास एक आने वाले समय की आधुनिक स्थिति है, और सामान्य मनुष्य जो दूर देहातों में रहते हैं उनको इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, ये उनकी ज़रूरत के लिए ज़्यादा है ये, और शहरी जीवन के लिए ये एक ज़रूरी स्थिति में पहुंच गया है। तो शहर आधुनिक तभी बनेगा जब सुविधाएं आधुनिक होंगी। फिर हम एक दुनिया के साथ में रहते हैं। हम दूसरे जो विकसित देश हैं, जो बड़े देश हैं, जो अमीर देश हैं, उनके साथ में हम अपनी तुलना करते हैं। और देश के लोग विदेश में जाते भी घूमने के लिए हैं, वो जिसमें राजनीतिज्ञ भी होते हैं और लोग भी होते हैं, जो जा सकते हैं वो जाते हैं। तो वो बतलाते हैं कि वहाँ ऐसा है जो आकर्षित करता है। तो जो मनुष्य को आकर्षित करे, जिस तरह से जैसे सुख दे या आराम दे, इसमें कुछ कारण भी होते हैं। समय बचाने के कारण, सुंदर दिखने के कारण, धन का जो है जमा होने के कई कारण निकाल लेती है सरकार अपने पास में। तो उनका उस फंड का उसका कुछ निर्वाह भी करती है, इस तरह से दे करके, और आकर्षित करती है। और वो इस तरह की एक आर्थिक स्थिति व्यवस्था सी बनती चली जा रही है, जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। आपकी एक कविता है कि जिसमें आपने ये कल्पना की है कि सब घर सबके हों, कोई भी किसी भी घर में जा सके। हाँ, आपने खूब ढूंढ करके निकाला और याद किया। ये बड़ी मज़ेदार सी, मैंने ऐसी कल्पना की। सब लोग अपना अपना घर बनवाना चाहते हैं। क्यों बनवाना चाहते हैं? शहर में रहते हैं, अपना घर बनवा करके रहते हैं और सिमट जाते हैं। अगर कहीं ऐसा कुछ हो कि दूसरे जितने घर हैं वो घर जो हैं सबके घर हो जाए,
किसी एक का कोई घर ना हो, शहर में जो घर खाली दिखे और वहाँ जिसको रहना वो वहाँ जा कर के रहने लगे। जब तक उसकी इच्छा हो वहाँ रहने की वो रहे, जब इच्छा ना हो तो वो घर छोड़ के, और अगर कहीं वो देखता है कि पड़ोस का घर खाली हो गया तो पड़ोस के घर में चला जाए, या उसकी इच्छा होती है कहीं दूर जा कर के बसा जाए, तो एक घर में रहते हुए फिर दूसरे घर में आगे बढ़ते हुए अपनी सड़क से जो है बीच में मिलते हुए शहरों से होता हुआ कुछ थोड़ा दूर निकल जाए एक घर से दूसरे घर के, तो सड़क का भी रास्ता हो और एक घर से दूसरे घर जाने का सहारा रास्ता और विराम भी मिलता चला जाए, तो ये बड़ी मज़ेदार सी स्थिति जो है इसकी मैंने कल्पना की थी। अब आपकी कविताओं में जो आपकी कल्पना है उसमें प्रकृति से बहुत प्रेम है, बहुत ज़्यादा। आप प्रकृति के बहुत नज़दीक अपने को महसूस करते हैं। आपकी कविताओं में प्रकृति है, प्रेम है और पड़ोस है और परिवार भी है। मतलब ये आपकी कविताओं में बहुत सहज ढंग से वो आता है। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी कुछ कविताएं हमको सुनाएं। अगर हम आकाश की बात करते हैं तो आकाश भी प्रकृति है, हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य भी प्रकृति है। मैं अपनी बात करता हूँ तो ये मेरी स्वाभाविकता भी है और ये मेरी प्रकृति भी है। जी। तो मैं ये कविता में पढ़ता हूँ, देखिए। बोलने में कम से कम बोलूं, क्या बात। कभी बोलूं अधिकतम ना बोलूं, इतना कम कि किसी दिन एक बार 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 बोलूं, जैसे कोयल की बार बार की कूक फिर चुप। मेरे अधिकतम चुप को सब जान लें, जो कहा नहीं गया सब कह दिया गया का चुप। पहाड़, आकाश, सूर्य, चंद्रमा के बरक्स एक छोटा सा टिमटिमाता मेरा भी शाश्वत छोटा सा चुप। गलत पर घात लगाकर हमला करने के सन्नाटे में मेरा एक चुप। चलने के पहले एक बंदूक का चुप, और बंदूक जो कभी नहीं चली, इतनी शांति का हमेशा की मेरी उम्मीद का चुप। बरगद के विशाल एकांत के नीचे संभाल कर रखा हुआ जलते दिए का चुप। भीड़ के हल्ले में कुचलने से बचा यह मेरा चुप। अपनों के जुलूस में बोलूं कि बोलने को संभाल कर रखूं का चुप। पास की एक कविता है कि चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है एक जिंदे व्यक्ति के लिए। पास की लंबी कविता है जिसमें वो कहते हैं कि आप जो है, आप यदि बहुत चुप हैं, बहुत बार प्रतिरोध के खिलाफ आप नहीं बोलते हैं, आप कहीं शामिल नहीं होते हैं, तो दरअसल आप जिंदा नहीं हैं। ऐसा उनकी कविता का एक है। पर एक लेखक, जैसा कल हमने बातचीत की कि एक लेखक जो है वो अपने को कहीं ना कहीं, उसकी चुप्पी, उसकी खामोशी भी जो है वो बोलती है। हाँ, एक स्थिति बनती है जी, जिसमें अपनी जो कुछ भी सहेजी हुई व्यक्तिगत अपने विरोध की स्थितियों को निपटारा करते हुए बहुत सी चीज़ें होती हैं। विरोध की, ज़िंदगी जीने के विरोध की स्थितियाँ गरीबों में ये बहुत ज़्यादा होती है, अमीरों में ये बहुत कम होती है। इन विरोध की स्थितियों से निपटने में, जिसमें रोज़ का खाना बनाना भी गरीबी की स्थितियों में एक ऐसी स्थिति होती है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो इसकी सब निपटने की कोशिश होती है। जब मुश्किल हो जाती है तो हम अपने लिए एक सहायता की स्थिति की उम्मीद करते हैं कि कोई उम्मीद मिल जाएगी। थोड़ी बहुत व्यक्तिगत कठिनाइयों की हम पास पड़ोस जिनके साथ में एक संबंध का निर्धारण हो जाता है,
रिश्तेदारियों के साथ में संबंध बन जाता है, कुछ उम्मीद सरकार की रहती है, उससे उम्मीद करते हैं। जब उनसे भी किसी प्रकार की उम्मीद या सहारे की ज़रूरत नहीं होती तो हम कुछ बोलना शुरू करते हैं, और ये बोलना शायद गरीबों के लिए या भिखारियों के लिए, अपने से बड़ों के लिए, जो सरकार भी हो सकती है, मांगना भी हो सकता है। सरकार से हम कुछ मांगने की स्थिति जनता की होती है तो एक प्रकार की भीख ही है, अपने लिए सहूलियत मांगना। और ये कठिनाई सबके साथ में आती है, लेकिन जनता की शुरू हुई सरकार मानकर बहुत से लोग, हो सकता है शायद मैं भी कभी मेरी स्थिति होगी तो शायद मैं भी सरकार के पास में जाता और कहता कि मेरी ये कठिनाई है। अभी नहीं कह सका, हो सकता है बाद में कह दूं, या मेरे परिवार का जाकर के कोई कह दे। तो ये तो जनता से चुनी हुई सरकार का, जिसमें हमारा भी वोट है, उससे हक बनता है हम उससे कहें कि हमारे लिए कुछ करे। सरकार करती भी है, कुछ करती है, कितना करती है, नहीं करती है, कितने उसमें आते हैं शामिल। बहुत से लोग छूट भी जाते होंगे, नहीं कह पाते होंगे, और नहीं कह पाने का समय चला जाता होगा। ये बात भी अभी आप जो कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि सरकार से क्यों ना मांगे। जैसे कला संस्कृति से जुड़े लोग हैं, लेखक संगठन के लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब सरकार तो हमारी है और ये जनता का पैसा है, तो यदि सरकार से सम्मान लेना, पुरस्कार लेना, सहयोग लेने में क्या बुराई है, क्योंकि ये तो नहीं तो ये अपात्र लोगों को देंगे, किसी को भी देंगे। तो मांगने में, इसको लेकर लेखकों में बड़ा विवाद रहता है कि सरकार से सहायता ली जाए या ना ली जाए। हाँ, ये तो ये एक सच्चाई तो है कि सरकार से उम्मीद करते हैं, अपने लिए अकेले के लिए नहीं करते हैं, अपने स्थान, अपनी जगह, अपने मोहल्ले, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए। हमारी संस्कृति है और रोज़मर्रा के जो और उसके साथ चीज़ें, जिसमें खेती, किसानी, बहुत सी कठिनाइयों की स्थिति है, हम उससे उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। कुछ करती है सरकार, लेकिन एक स्थिति ज़रूर ऐसी बन जाती है अनुभव की वजह से, लोगों के अनुभव की वजह से, और सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की स्थिति फिर नहीं बनती। लेकिन तब भी उम्मीद तो बनी रहती है, और उस उम्मीद की आशा मन में रहती है। लेकिन कुछ लोगों को अगर कहीं संगठन, संपन्न संगठन है किसी प्रकार का, जो किसी भी वजह के, किसी कारण की वजह से वो संपन्न है, और अपनी संपन्नता की वजह से वो कोई आयोजन करती है, जो करती हुई दिखाई भी देती है अलग अलग लोगों के। इन लोगों ने अपने संगठन का नाम बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन बना दिए हैं। उनका सहारा लेकर के वो अपनी जाति, धर्म के अनुसार, या जो उनकी संस्कृति है उनके अनुसार से जो है कुछ आयोजन करना चाहते हैं, अपनी सामुदायिकता में कुछ करना चाहते हैं, जिसमें बहुत से लोग भी शामिल हो सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो उनकी सहायता लेकर के वो सामुदायिकता की अपनी सहायता लेकर के अपने पास की स्थितियों के सहारे वो जो है उसका आयोजन करते हैं, और सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते। शायद हो सकता है इसका ये भी कारण हो कि सरकार अपनी तरह से आयोजन करवाना चाहती हो, और वो अपनी तरह से आयोजन करना चाहते हो। जी,
हम लोगों ने देखा कि जैसे आपकी कविताओं में बहुत सारे आपने कल्पना की है, बहुत सारी ऐसी दुनिया की कल्पना की जहाँ पर सब एक मेक के साथ हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पर हम देखते हैं कि एक ख्वाब टूटता है हमारा, कि जब लोग देख रहे थे सोवियत रूस को, तो सोवियत रूस को जब देख रहे थे लोगों को लग रहा था कि समाजवाद आएगा, सबके पास सब कुछ होगा, सबकी सब में हिस्सेदारी होगी। पर धीरे धीरे जो एक ख्वाब था लोगों का, जो बहुत सारे हमारे कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेसिव मित्र थे, उनको लगता था कि एक दुनिया ऐसी होगी जहाँ सब बराबरी की हिस्सेदारी होगी। पर धीरे धीरे वो ख्वाब टूटा और अब धीरे धीरे पूंजी का प्रभाव पूरी दुनिया में दिख रहा है। इसको आप इसको जो इंडिविजुअल पूंजी है, जिसकी आपने कहा कि आपकी कविताओं में भी आता है, आपके लेखन में, कि थोड़े से लोग अमीर हैं और बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं, पर जो चीजें हैं उन पे हक जो है अमीरों का है। ये मध्यम वर्गीय सोच है जी। और ये उम्मीद है जी। कई बार उम्मीद जो है तत्काल जरूरत की वजह से, भविष्य अनिश्चित होने की वजह से और लोगों की कामनाएं बदल जाती हैं। जी। वो कुछ ऐसा सोचने लग जाते हैं अपने बारे में कि अब वो अपने लोगों का, अपने परिवार के लोगों का कुछ कर सकने में, अपने परिवार के प्रति तो एक प्यार और लाड़ होता है, जो साथ में रहते हैं परिवार के नहीं, उनसे भी मोहब्बत की स्थितियां बन जाती हैं, मित्रों के साथ भी मोहब्बत की स्थितियां बन जाती हैं, सब कुछ है। तो अपने सुख दुख का रोना, कि एक बड़ी उम्मीद, जो अनोखी सी उम्मीद है कि जो है, अगर कहीं हम भी ऐसे होते जैसे दूसरे बड़े लोग हैं, हमारे पास में भी एक गाड़ी होती, हम क्यों पैदल घूमते हैं। बहुत से लोगों की तो ये भी है, हमारा एक घर होता, एक गाड़ी होती, हम भी उसी तरह सुख उठाते। क्योंकि एक विरोधाभास की स्थिति में हमारा रहना होता है। गरीब आदमी भी रह रहा है और अमीरों का रहना देख रहा है। जी। ये कितनी तुलनात्मक स्थिति है, जो हर बार ये एहसास कराती है कि देखो तो गरीबों तुम कहाँ हो और अमीरों को देखो वो कहाँ है। तो एक उम्मीद भी है और एक अंदरूनी विद्रोह भी है। आपका एक उपन्यास है नौकर की कमीज, जी, जिसमें संतू बाबू जो हैं, जहाँ पे एक नौकरी पेशा आदमी को आपने कहा है कि एक नौकरी जो करने वाला आदमी वो थोड़ी गुलामी है एक प्रकार की, और संतू बाबू के जरिए जो निम्न से निम्नतर स्तर पर आदमी अपने को एक फील करता है कि मैं बहुत कुछ, मेरा अस्तित्व नहीं है। आपने उस उपन्यास के जरिए जो कुछ कहा है वो कहीं उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अब नौकर की कमीज तो अब बहुत ज़्यादा याद मुझे नहीं है जी। अपने लिखे हुए को भूल जाता हूँ मैं जी। लेकिन उसमें जो है मैंने शोषण की बात मुख्य तौर पर की है जी। कि लोग एक दूसरे का शोषण कैसे करते हैं। अगर कहीं एक नौकरी करता है, जी। नौकरी से जो मालिक अपेक्षा करता है ये उतनी ही अपेक्षा नहीं होती। मालिक तो उससे ज़्यादा भी अपेक्षा करता है और इस बात की कोशिश करता है मालिक कि जो है कि मैं तो उसको जो दे रहा हूँ उसमें मैं, चाहे वो वेतन के रूप में हो या तनख्वाह के रूप में दे रहा हूँ, उसमें मैं थोड़ा ठगा भी तो रहा हूँ। हाँ, क्यों ना इससे ज़्यादा वसूल लिया जाए। हाँ बिल्कुल, ये मनोवृत्ति होती है। हाँ, तो ये मनोवृत्ति होती है। तो उसका वो जो है उसका शोषण भी करने लग जाता है। ये शोषण जो है, अगर कहीं किराएदार है तो मकान मालिक भी अपने किराएदार से करता है।
अगर कहीं कोई पड़ोसी है और पड़ोसी जो है किसी के साथ में आपका अच्छा संबंध बन गया तो तब भी जो है मनुष्य अपने संबंधों के आधार पर भी एक दूसरे का शोषण करता है। ये अंदरूनी तौर पे कैसा चलता है इसका मैंने विश्लेषण किया है। जी जी, कुछ और कविता सुनाइए आप इसमें से। ये कविता आदिवासियों पर है। जी जो प्रकृति के सबसे निकट हैं, जंगल उनका है। आदिवासी जंगल के सबसे निकट हैं, इसलिए जंगल उनका है। अब उनके बेदखल होने का समय है। ये वही समय है जब आकाश से पहले एक तारा बेदखल होगा, जब पेड़ से पक्षी बेदखल होगा, आकाश से चांदनी बेदखल होगी, जब जंगल से आदिवासी बेदखल होंगे। जी, आपने आदिवासियों पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और खास करके बस्तर में। इस और कोई कविता आप पढ़ना चाहें तो बताइए। अभी तक बारिश नहीं हुई। ओह, घर के सामने का पेड़ कट गया, कहीं यही कारण तो नहीं? बगुले झुंड में लौटते हुए संध्या के आकाश में बहुत दिनों से नहीं दिखे। एक बगुला भी नहीं दिखा। बचे हुए समीप के तालाब का थोड़ा सा जल भी सूख गया, यही कारण तो नहीं? जुलाई हो गई, पानी अभी तक नहीं गिरा। पिछली जुलाई में जंगल जितने बचे थे अब उतने नहीं बचे, यही कारण तो नहीं? आदिवासी, पेड़ तुम्हें छोड़कर नहीं गए और तुम भी जंगल छोड़कर खुद नहीं गए। शहर के फुटपाथों पर अधनंगे बच्चे परिवार के साथ जाते दिखे। अपना जंगल नहीं इस साल, कहीं यही कारण तो नहीं? इस साल का भी अंत हो गया, परंतु परिवार के झुंड में अब की बार छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखे। कहीं यह आदिवासियों के अंत होने का सिलसिला तो नहीं? एक आपका बच्चों के लिए ये जो उपन्यास आए, एक चुप्पी जगह, ये जो आपने बच्चों के लिए खास करके लिखा है और इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को लेकर और आपने समर्पित भी की है। और आपने कहा है, सब कुछ कह देने ध्वनि की प्यास लगती है, कंठ सूखता है, आवाज़ नहीं निकलती, कोई मेरी सुन ले, कुछ अपनी जगह अपनी कह दे तो प्यास बुझे। ये आपने जो बच्चे और बचपने को समर्पित की है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए मुझे। अब इसको तो मैं करीब करीब भूल गया जी, इस उपन्यास को। जी और ये मेरा बच्चों का उपन्यास है जी, लेकिन इसकी कथात्मकता कठिन है, जी बहुत आसान कथात्मक नहीं है। जी, इसमें फैंटेसी है, तरह तरह की फैंटेसी है। जी और ये फैंटेसी जो है वो केवल इसलिए है कि बच्चों की सोच में अधिकांशतः फैंटेसी ही होती है। जी, उनके लिए, उनके सामने, उनके पास में, उनके अनुभव में, जो उनकी उम्र होती है उनका ज़्यादा अनुभव तो होता नहीं, उनके अनुभव में फैंटेसी की दुनिया ज़्यादा होती है। वो अपनी तरह से दुनिया को सोचते हैं। तो इस उपन्यास को लिखने में मैंने भी अपनी तरह से बच्चों की सोच के अनुसार से मैंने ये फैंटेसी रचने की कोशिश की कि अगर कहीं बच्चे ऐसी स्थिति में होते हैं तो कैसे सोचते होंगे, क्या करते होंगे, क्या बोलते होंगे। ये उपन्यास जो है बच्चों के लिए मज़ेदार उपन्यास होगा, ऐसा मेरी सोच में है। नहीं, आपने इसमें चुप्पी जगह से पहले कुछ बातें रहती थी, तो जो आपके शब्द हैं, जो आप जिस तरह का शब्द विन्यास रचते हैं या जो सहज आता है, जिसको लेकर आपकी एक अलग पहचान है, इसमें आप कह रहे हैं, जल्दी जल्दी पलक झपने के कारण आंखें बंद थी और खुली भी, ठहरा हुआ समय भी चलता है,
किसने किसको खबर दी, यह स्वाभाविक बात थी। इतनी स्वाभाविक कि लगता है हवा ने खबर दी, हवा ने खबर दी। कोई बीमार होता है तो पास के पेड़ से पता चल जाता है, पेड़ उदास दिखता है या चिंतित। मिटने वाली स्याही से भी हमेशा की सच्चाई लिख सकते हैं। सारी शिक्षा बस्ते के अंदर भरी नहीं होती, असली शिक्षा बाहर होती है। बाहर से सीखने का कोई बस्ता नहीं होता, सीखना नीच की स्वतंत्रता है। बोलकर चलने वाली आदत चुप्पी जगह में छूट जाती है। ऐसे बहुत सारे आपके जो शब्द हैं, उसमें मैंने जब आप पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आप कहते हैं अपने लेखन के बारे में, आप कहते हैं कि कल्पना का यथार्थ जीवन के यथार्थ से बचने का रास्ता है। तो इसके क्या असर है? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कल्पना यथार्थ की सगी संबंधी है। इसको थोड़ा सा। हाँ, स्थितियों के अनुसार से जी। जब अब यथार्थ तो दो तरह का होता है जी। मेरी सोच में, कि एक तो सचमुच को यथार्थ, जिसके होने में थोड़ी बहुत हमारी कोशिश हो सकती है। अधिकतम कोशिश तो दूसरों की वजह से होती है। जी। व्यवस्था की होती है, पड़ोस की होती है, समाज की होती है, सत्ता की होती है। हम अपनी व्यवस्था में अपनी गुंजाइश निकालते हैं कि दिन बीत जाए, समय बीत जाए के अनुसार। हम तो ज़िंदगी जीने को समय बिताने की स्थिति जैसी बनाने की कोशिश करते हैं, और जितना सुख से ये समय बीत जाए, चैन की नींद सुखें ऐसी रात बीत जाए, ज़्यादा आसानी के साथ में दिन के प्रकाश को हम जो हैं अपने अनुकूल बना लें, इस तरह हम समय बनाने की अपने जीवन में कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सा यथार्थ आपको ऐसी स्थिति में डाल देता है जिसमें आप अपने दिन रात के होने को भूल जाते हैं। और वो किस तरह मुश्किल से कटता है, वो बताना बहुत मुश्किल होती है। स्थिति यहाँ बनती है कि लोग जो है अपने होने से ही बचना चाहते हैं, और इस बचने के लिए अपने होने को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल सी स्थिति भी बनती चली जाती है। लेकिन अपने होने को समाप्त होना तो बहुत गलत है। लगातार संघर्ष करना, अपने होने को जब तक बनाए रखें तब तक। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने होने को इसलिए भी बचाएं कि हम दूसरे के होने को भी बचाने की कोशिश करते रहें। तो हमारा लिए कैसे ज़रूरी है, इसके लिए हम कल्पना का यथार्थ भी करते हैं, और जितना हो सके अपनी मनुष्यता के अनुसार से दूसरों को बचाने की भी करने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी बिताने का मनुष्य का यही तरीका होता है, ऐसा सोच में तो रहता है। आप कहते हैं कि हालात का आईना देख देख कर रचना संवरती है। आपने अपने बारे में कहा है कि हालात का आईना देख देख के रचना संवरती है। तो किस तरह से ये रचना प्रक्रिया में आता है? रचना में तो वही चीज़ होती है जी, जो हमारे अनुभव में शामिल होता है, और हालात तो हमारा अनुभव ही है। स्थितियाँ जैसी हैं, समय की, हालात की, हमारी ज़िंदगी की, वो हमारा अनुभव जो है हमारी रचना का महत्वपूर्ण अनुभव होता है। हम जब हम अपने लिखने के लिए जो अपना कंटेंट पाते हैं जी, अपना मैटर जो पाते हैं, अपनी सूझ जो पाते हैं, वो हालात से ही पाते हैं। और ये हालात हमको जब
जैसी स्थिति होती है हमको रचना का मार्ग दिखाता है, और हम अपनी हालात को बयान करने के लिए जो दूसरे भी दूसरे जान सकें, ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट मन में नहीं होता, लेकिन अपने लिए दर्ज करने के लिए इच्छा होती है, जो कभी कभी रचना की स्थिति में भी आ जाती है। आप ये भी कहते हैं कि परिचय के बाद जो है पात्र हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर आगे 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 चलता है। जब कुछ लिख रहे होते हैं और उसके बाद में हमने अपनी रचना के कुछ पात्र बना लिए हैं जी, और घटनाएं भी बना लिए हैं, तो पहले तो आप अपने पात्रों को बनाते हैं, घटना सोचते हैं और घटित करते हैं उन पात्रों के सहारे में। एक बार स्थिति लिखते लिखते प्रायः किसी लेखन में ऐसा हो जाता है और होता रहता है प्रायः कि जो है भाई कि अब तो आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम अपने बनाए हुए पात्रों के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आकर के पात्र जो है एक मज़ेदार स्थिति पैदा करता है लेखक के लिए, और वो जैसे हमारी ही उंगली पकड़ करके हमको आगे के क्या लिखना है वो दिखाना शुरू कर देता है, और हम मज़े से उसके पीछे चलने लगते हैं। तो पहले पात्र लेखक के पीछे चलता है, बीच में स्थितियां होती हैं कि बनाए हुए पात्रों के पीछे लेखक चलने लग जाता है। मुक्तिबोध ने लेखन प्रक्रिया को लेके जो तीसरा क्षण लिखा है, कला का जो तीसरा क्षण है, 3 तरह के अनुभव की बात करते हैं, वो किस तरह से आप उसको देखते हैं? अब वो तो 3 क्षण मुझको ठीक से याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बताए थे जी, वो एक लेखन की उनकी तरह सोची हुई जो सच्चाइयाँ होती हैं लेखन की, रचना की, वो उन्होंने बताया था। अब वो सच्चाइयाँ किसी की भी हो सकती हैं, सबकी भी हो सकती हैं। अब वो उनकी बतलाई हुई जो बतलाए हुए क्षण जो मुझको याद नहीं लगे हैं, लेकिन मेरी रचना के भी वो क्षण हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकते। अभी हाल ही में कथा देश पत्रिका आप पे एक अंक निकाल रहा है, और कुछ लेखकों ने, देश के हमारे जो मित्र लेखक हैं, उन्होंने कुछ सवाल आपसे किए थे। तो मैंने जब बातचीत की तो कुछ सवाल मुझे भी हाथ लगे। अच्छा। तो उदयन वाजपेयी ने आपसे एक सवाल किया था जी। कि आपकी कविताओं में आप अक्सर क्रियापदों को इस तरह रखते हैं कि वे संज्ञा का काम करने लगते हैं। ऐसा दूसरे कुछ कवियों ने भी किया है। क्या आपके बचपन में ऐसा कुछ हुआ, लगता है कि आप इस शब्द व्यवहार तक पहुंच सके जो आपकी लेखनी की पहचान जैसी बन गई है? अब मैं अपने बारे में तो बता सकना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उदयन वाजपेयी ने ऐसा सोचा जी, तो ऐसा उनकी नज़र में आया होगा, उन्होंने कहा। कोई मेरे लेखन के बारे में क्या सोचता है ये तो उनका अनुभव होता है, और उसके बारे में मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं कुछ बोलता नहीं उनके बारे में, ये उनकी सोच है, इसमें मैं क्या कहूँगा। ये कि आपको कविता लिखनी चाहिए, ये आपको कब लगा? हाँ, ये तो बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लिखी हुई कविता को देखकर, घर के वातावरण को, पारिवारिक वातावरण को देख करके, और लेकिन मुक्तिबोध जी से मिलने के पहले जी, मैंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी, और जैसे तैसे लिखता था, कुछ भी लिखता था। घर के चचेरे बड़े भाई, सगे भाई और दूसरे लोग भी लिखते थे, एक वातावरण तो था। मुक्तिबोध जी के पास में जाने के बाद से मैं अपने कविता लिखने को ज़्यादा गंभीरता से लेने लगा, और वो एक आदत सी बन गई। जो शंपा शाह हैं, उन्होंने एक सवाल आपसे पूछा कि जैसे गांव के हाट बाजार में रोजमर्रा की जरूरत के सामान मिलते हैं, वैसे ही आपके उपन्यास में रोजमर्रा के पलछिन का हाट बाजार महसूस होता है। यह रोजमर्रा की विशिष्टता की खोज कैसे संभव हो पाती है? मेरे अनुभव की वजह से। अच्छा। और ये मेरा जो अनुभव है वो रोजमर्रा का ही अनुभव है जी।
और ये रोज मैंने संपत शाह को जवाब में कहा भी था कि ये बड़ा अच्छा शब्द है रोज़मर्रा का, मुझको अच्छा लगा जी। हाँ, और उन्होंने एक अच्छी बात कही। और ये उनका कहना है मैं क्या कहूँ। नहीं, उनने आपके उपन्यासों में मध्यवर्गीय ग्रस्त जीवन में प्रेम को खोजा और रचा है। वैवाहिक जीवन में प्रेम को संभव बनाने और उसकी कथा कहने का अपूर्व काम आपने उपन्यास में करते हैं। तो आज हमारे परिवार में पति पत्नी के बीच क्या यह प्रेम यथार्थ है, या कि आप अपनी लेख की प्रतिभा से इसके समाज में पुनर्वास का स्वप्न देखते हैं? अब तो पुनर्वास ज़्यादा जैसी स्थिति में है और संभव है, ये तो मेरा अपना भी अनुभव है जी। और ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, ऐसे बहुत से लोगों का अनुभव होगा जी, जो अपने जीवन में पत्नी के साथ में जीवन भर का निर्वाह का जो है वो तरह तरह से जो है कारण अंततः ढूंढ ही लेते हैं अपनी परेशानियों, घर गृहस्थी की परेशानियों, सामाजिक परेशानियों के बावजूद। अभी जो उत्तर आधुनिक समाज है उसमें एक नई चीज आई है जो आपके उपन्यास से आगे की बात कहती है। जब अगर अभी आप और लिखोगे तो लिव इन रिलेशनशिप बहुत तेजी से समाज में फैल रहा है। हाँ, ये एक भारतीय अनुभव के लंबे समय के अनुभव का जो समय है उसकी विपरीत स्थिति है और बहुत कठिन है जी। और ये एक लंबे समय से चल रही है, तो अगर कहीं उसको सनातन समय से चल रही है कहें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक सच्चाई है। तो ये सनातन समय से चल रहा है, ये पति पत्नी का रिश्ता और निर्वाह करना और होना। सनातन समय में भी इसका विद्रोह होता था, तरह तरह से टूटा भी, बदला भी, लेकिन इसको बनाए रखने का समय भी चल रहा है अपनी सच्चाइयों के साथ में, कथाओं के साथ में, चाहे वो रामायण की कथा हो, चाहे महाभारत की कथा हो, जो हमारे बड़े उदाहरण हैं। इनमें ये बिखरे पड़े हुए हैं अपने तरह के अनुभव के अनुसार से, जो इसे जिस तरह से और जैसे पढ़ता है उसको अपनी ज़रूरत की चीज़ों के हिसाब से उसमें से निकाल लेता है जो वो समझता है। तो किताबों का संसार तो यही होता है, किताबें होती हैं दुनिया में, लोग अपनी समझ से उसको उससे निकाल लेते हैं और कथन में, सामाजिकता में, एक दूसरे के मिलने में, उदाहरण में, ये इन्हीं के जो है पहले के जो अनुभव, सनातन अनुभव का जीवन बिताने में, ये एक सामान्य सा अनुभव है जो चल रहा है। और ये जो चल रहा है लव जिहाद या इस तरह का जो, ये बहुत विपरीत स्थिति है और स्थितियाँ खराब हो रही हैं जो इस तरह की आती हैं, डराती ज़्यादा हैं, शायद उतनी ना होती हों, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं समाचारों के माध्यम से। पर ये मैं जो लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहा था, अभी न्यायालयों ने इस पे बड़े बड़े फैसले दिए हैं। न्यायालय ने हाँ, उनका कहना है कि आप रह सकते हैं, अगर आपके बिना विवाह के भी संतान उत्पन्न होती है तो उसका भी हक है। और इसमें लग रहा है कि एक तरह से ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि स्त्री को एक तरह की आज़ादी है कि वो दाम्पत्य में नहीं बंधी है, जब चाहे वो अलग जा सकती है, क्योंकि दाम्पत्य में जब बनती है तो उसको मुक्ति के मार्ग बहुत मुश्किल से मिलता है, पर इसमें वो अपनी शर्तों पे रहती है। हाँ, बड़ी समय के बदलाव की बड़ी स्वाभाविक स्थितियां हैं जी। और ये तो होता ही रहेगा। और ये जो होना है, अब संसार हमारे सामने इतने निकट आ गया है जी कि अगर कहीं विदेश में किसी कोने में, दूर दराज के इलाके में, कठिन इलाकों में अगर कहीं कुछ होता है तो
उसकी खबर जो है साधारण आदमियों के पास भी, पहुंच किसी भी देश के आदमी के पास में पहुंच जाती है और ये जानते हैं। तो अब जो है अब एक देश का आदमी जो है अपनी स्थानीयता में दूसरे देशों के साथ, तमाम देशों के साथ, दुनिया के साथ में रह रहा है। अब उसकी स्थानीयता जो है उसकी अपने गांव की, अपनी जगह की उतनी नहीं रहेगी। अब वो उसकी स्थानीयता में जो है वैश्विकता जो है अपनी जगह बनाती चली जा रही है। अभी ये बात जो आप कह रहे हैं इसको इस तरह भी कह रहे हैं कि सूत्र वाक्य में कि लोकल से ग्लोबल हो रहा है। हाँ, लोकल से ग्लोबल हो रहा है जी। ये बात बहुत कही जा रही है। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं ये कि अपनी स्थानीयता के साथ में वो वैश्विक हाँ हाँ मतलब सदस्यता, ऐसी भी कल्पना आप पता नहीं किसी उपन्यास में लिख सकते हैं कि जिसमें आप घर सबके हों, सबके घर सबके हों, उस तरह पूरी दुनिया सबकी हो। मतलब कहीं पर भी बिना वीजा के आदमी आ जा सके। क्योंकि संचार माध्यम ने तो ये कर दिया है कि भाई आप कहीं से भी, अभी हम देखते हैं कि हम व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपनी बेटी से ऑस्ट्रेलिया में तुरंत बात कर लेते हैं, भांजों से अमेरिका में बात कर लेते हैं। अभी हमारे साथ एक बच्ची आने वाली है, वो अमेरिका से आई है परसों, मीडिया पढ़ रही है, आपको जानती है। तो मेरी भांजी मेरे भांजे की बेटी है। तो वो उन लोग सब लोग जान रहे हैं पर हो ये रहा है कि जो ग्लोबल का दबाव इतना है कि स्थानीयता बचेगी कि नहीं बचेगी। नहीं, स्थानीयता तो रहेगी जी, वो जगह तो रहेगी। लेकिन स्थानीयता तो बदलती चली जाएगी। चीज़ें बदल जाएंगी, गांव शहर हो जाएंगे, शहर और बड़े शहर हो जाएंगे, मकान बदलते चले जाएंगे, उनका आर्किटेक्ट बदलता चला जाएगा। अगर कहीं ज़मीन की जगह कम हो जाएगी तो ज़मीन के अंदर के रहने की जगह को पृथ्वी तो अपनी जगह को खोदने के बदले में फिर ये होने लगेगा कि हम तो पृथ्वी को खोद रहे हैं। पाताल लोक के निवासी हो जाएंगे। पाताल लोक के निवासी, और सनातन धर्म के अनुसार से तो पाताल लोक के निवासी हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की फैंटेसी रची गई है कि तरह तरह की फैंटेसी रची गई है जी। तो वो तो है, ये पाताल लोक के निवासी तो रहे पहले, हमारी कथाओं में है जी। आकाश लोक में भी लोग रहते थे, पाताल लोक में भी रहे। और कुछ लोग जो पुरातन पंथी सोच के वो कहते हैं कि हमारा विज्ञान इतना समृद्ध था कि हमारे पास तो सब कुछ था। मतलब ये भी लोग इसका भी दावा करते हैं। और इधर के दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि सब कुछ पीछे से लोग देख रहे हैं, धर्म और संस्कृति में खोज रहे हैं। हाँ, स्थितियाँ तो बदलती चली जाएंगी, सोच बदलते चले जाएंगे, इस बदलने को कोई रोक नहीं सकता। एक कलाकार या लेखक की सत्ता क्या होती है? उसकी सत्ता तो रचना धर्मिता निर्धारित करती है जी। कि वो क्या सोचता है, आज की स्थिति में है, और अपने को कितना अभिव्यक्त कर सकता है आज की स्थितियों में, उसके अनुसार चीज़ें होंगी। एक सवाल आपसे सारा राय ने कहा था कि आपकी कहानी और कविताओं में अक्सर आत्मसंदर्भ होता है, जिसे अंग्रेजी में मेटा एलिमेंट कह सकते हैं। जैसे कि आपका वाक्य है, बतकों का झुंड बतकों की तरह था, या नीला रंग नीले की तरह था। इस तरह के विवरण जो साधारण और जाना बूझा है, एकदम से नया दिखने लगता है। चीज़ें और लोगों को इस तरह से देखने के पीछे क्या मतलब? हाँ, मैंने बहुत पहले लिखा था, क्या नाम, मेरे बारे में लिखा था शायद, उदाहरण होने से बचकर। मैंने अपनी रचनाओं में लिखा है कि उदाहरण होने से बचकर, जिस पर अशोक जी ने लेख भी लिखा था। तो प्राय मैं करता हूँ कि अपने जीवन कोई चीज़ है, किसी की तुलना करने के बजाय हम ये प्रतीक या बिंब में चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो क्यों ना, या उदाहरणों के बारे में
ये प्रतीक या बिंब क्या उदाहरण ही था कि ये इसके समान, वो उसके समान। ये उदाहरण हम दे करके बतलाते हैं कि क्या नाम से हमारा देखना आकाश को देख रहा था, हमारा देखना जो है वो आकाश को देखना जैसा था, या इसी तरह के प्रतीक या बिंब हमारे होते हैं ये। तो क्यों ना इन सब चीज़ों को न कहा करके ये कहा जाए कि हमारा देखना तो केवल देखना है, हमारा देखना तो बदलता चला जाता है। तो मैंने कोशिश ये की कि जो चीज़ जैसी वैसी रहे, नीला रंग नीले की तरह। और हाँ, एक बूढ़ा व्यक्ति एक बूढ़े व्यक्ति की तरह था, क्योंकि सब जानते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति कैसा होता है, क्या होता है, सब जानते हैं। अपना बुढ़ापे का भी अनुभव हो सकता है पाठकों का, या किसी दूसरे के बुढ़ापे का अनुभव भी हो सकता है, पास पड़ोसियों का, परिवार का। जी, जयशंकर ने आपसे एक सवाल पूछा था। तो जयशंकर कहते हैं कि आपने साहित्य की विभिन्न विधाओं में महत्वपूर्ण काम किया है, बरसों काम किया, आज भी कर रहे हैं। क्या आप अपनी लंबी लेख की यात्रा से खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं? नहीं नहीं, संतुष्ट तो नहीं हूँ जी। हाँ, और कम लिखा जी। इसका एहसास होता है, जी। और जिंदगी ज़्यादा बीत गई, सब कुछ छूट रहा। जी। अब भविष्य थोड़ा सा बचा है, इस समय का भी एहसास होता है। एक और सवाल था कि आपके उपन्यास खिलेगा तो देखेंगे में शुरुआत में एक थाने का प्रसंग है, एक थाने का प्रसंग है। हाँ हाँ। जिसके पास एक बरगद का पेड़ है, पेड़ की जड़ें दूर दूर तक फैली और थाने के कारण गुप्त लगती हैं। इस विवरण में आगे चलकर आप कहते हैं कि थाना चार भले गरीब आदमियों के बीच उनकी सुरक्षा और भले के लिए ऐसा चौकीदार लगता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। एक और उपन्यास में एक हाथी का भी प्रसंग है, जो हाथी आगे बढ़ता है तो हाथी के आकार की जगह खाली पीछे छूट जाती है। आपकी सोच में यथार्थ और कल्पना, मूर्त और अमूर्तन का निराला मेल है, जो पाठक से भी एक तरह की काल्पनिक छलांग की मांग करता है। आपकी एक रचना का शीर्षक भी है, सच्चाई की दुनिया छोटी और कल्पना का संसार बड़ा। आप किस तरह के पाठक के लिए लिखते हैं? किस तरह के पाठक के लिए लिखते हैं, या फिर लिखते समय कोई पाठक आपके मन में रहता है? नहीं, पाठक के लिखते समय मैंने पाठक के बारे में कभी भी नहीं सोचा जी। पहले जब लिखते समय छपते नहीं थे तब भी कोई पाठक होता नहीं था, सिवाय घर के आसपास के जो मेरे परिवार के लोग थे, जहाँ जिस तरह का जैसा वातावरण था। जब छपने लगा तब भी पाठक के लिए नहीं लिखता था, लेकिन एक जिम्मेदारी लिखने की बढ़ गई थी, इस उम्मीद की वजह से, इस कारण की वजह से कि ये छप जाएगा तो कोई पढ़ेगा। तो मैं अपने लेखन के प्रति एक ज़रूरी जिम्मेदारी मैं समझता था। इस जिम्मेदारी की वजह से मैं अपने लेखन का निर्वाह मैं इस तरह के करने की कोशिश करता था, हमेशा करता रहा, अभी भी मैं करता हूँ इस तरह की कोशिश कि मैं जितना कह सकूँ अधिक से अधिक कह सकूँ और ठीक ठीक कह सकूँ, ताकि मैं अपने अभिव्यक्ति को अधिकतम पा सकूँ और दूसरों को बतला सकूँ। जी। आपके बड़े प्रिय व्यक्ति हैं जयप्रकाश, जो हमारे भी मित्र हैं, आलोचक जयप्रकाश। हाँ हाँ। तो जयप्रकाश ने आपसे कहा कि क्या आपने बचपन और किशोरावस्था के दिनों में, चूंकि वो आपके शहर राजनांदगांव के हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि शहर के राजनीतिक जीवन की कुछ हलचलों को याद करते हैं। यह प्रश्न इसलिए कि राजनांदगांव राजनीतिक रूप से एक सजग नगर रहा है और आपके परिवार का भी राजनीति से रिश्ता रहा है। यहाँ आज़ादी मिलने के पहले के दौर में औद्योगिक हड़ताल भी हुई, मजदूर आंदोलन की गतिविधियां भी अक्सर होती थी। आपकी एक कविता में मिल के मजदूरों के दोपहर के समय के भोजन का दृश्य विस्तार से आता है। ये किस तरह से, ये जय ने जो पूछा है? देखिए, एक तो ये कह सकते हैं कि जो मेरा अनुभव है उसको मैंने अपनी तरह पाया।
ये मेरी प्रवृत्ति जी रही कि मैं आसपास में जो घटनाएं परिवार से लेकर के जहाँ मेरा जन्म स्थान था, जी उन सड़कों में जो घटित होती हुई घटनाएं जो थीं, उनके साथ होते हुए रहते हुए मैंने अपनी एक विश्लेषणात्मक स्थिति अपने मन में ये पैदा की कि मेरा सही रास्ता क्या है, मेरी स्थितियाँ क्या हैं। मैं अपनी नींव की खोज हमेशा करता रहा कि मेरा नींव किस तरह का होगा, और इस बात की कोशिश में रहा कि जो है अपनी नींव की कोशिश में मैं जो है कितना तटस्थ होकर अपने अनुभव के साथ में एक अपने खड़े होने की मजबूती को मैं कैसे पा सकूं। हाँ, हम लोगों का वातावरण जो था बचपने का वो अनिश्चित सा था। मैं अपने अनुभवों के साथ में अपने लिए अपने अनुभवों को अपने पारिवारिक वातावरण में एक निश्चित स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा था। आपने उपन्यास लिखे, आपने कहानियाँ लिखी, आपने कविताएं लिखी, आपने बच्चों के लिए लिखा। आप अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ाते थे तो आप नाटक के प्रभारी होते थे, तो आपके मन में, और आपने हबीब तनवीर को लेकर भी आपका एक स्नेह दिखता है, तो आपने नाटक क्यों नहीं लिखा? नहीं, नाटक तो मैंने लिखा था जी। और जबलपुर में रहते हुए जी मेरे कुछ ऐसे अनुभव थे जो बड़े मज़ेदार अनुभव थे। जबलपुर में जहाँ तक मेरा याद है, कुछ थोड़ी सी स्मृति में फ़र्क हो सकता है। जी। वहाँ एक नेहरू होटल था। उस नेहरू होटल में, उस छोटा सा होटल था, बहुत बड़ा हॉल नहीं था, थोड़ा हॉल था, 4-5 टेबलें थीं, लेकिन वो 4-5 टेबलें जो थी बहुत साफ रहती थीं दूसरे अन्य होटलों की तुलना की वजह से। वो जगह नेहरू होटल की बहुत साफ रहती थी। उस होटल के सफ़ेद कप जो थे बहुत साफ रहते थे। उस सफ़ेद कप को देख करके जब मैं होटल में जाता था तो मुझको पता नहीं क्यों ताजमहल की याद आती है। वो जो सिरेमिक के बने हुए सफ़ेद कप, उसको देख के मुझको ताजमहल की याद आती थी। और उस होटल के बैठने वाला मालिक बहुत अनोखा मालिक था। वो बैठा रहता था, अपने ग्राहकों से कुछ नहीं कहता था। वो जो चीज़ चाय, और चीज़ केवल चाय ही ज़्यादातर मिलती थी और दूसरी चीज़ें नहीं मिलती थी। वो चाय का ही होटल था। और वो जो कुछ भी निर्देश देता था वो इतनी कम आवाज़ में और इस तरह से देखता था कि ऐसा लगता नहीं था कि उसमें जो चाय देने वाले लोग थे वो उनसे कहा गया है। एक खामोशी रहती थी जी। जो बड़ी मज़ेदार खामोशी रहती थी। वहाँ जाकर मुझे बहुत शांति मिलती थी, तो मैं वहाँ जाता था। और वहाँ उस होटल के मालिक की एक बहुत ख़ास बात थी जिसको मैंने व्यक्तिगत तौर पे महसूस किया। उस होटल में जाने वाले दूसरे लोगों ने भी व्यक्तिगत महसूस किया होगा कि वो जैसे ही दुकान खोलता था तो अपने लिए एक गिलास में शराब बना करके रखता था और उसको अपने आड़ में, उस शराब को टेबल के आड़ में वो वहाँ रखता था। और ये उसकी अपनी तैयारी थी, जो होटल की तैयारी के साथ साथ में उस होटल को खोलने की उसकी अपनी तैयारी थी। तो उस शराब को निकाल कर वो जो है बीच बीच में कब रखता होगा, या ये आम तौर पर ग्राहकों को बहुत कम दिखाई देता था, लेकिन मैं बहुत बारीकी के साथ में उसको ऑब्ज़र्व करता था। तो उसके निकट की टेबल पर ही अगर कहीं खाली होती थी तो बैठने की कोशिश करता था।
तो ये सिलसिला उस होटल के मालिक का होटल खोलने से लेकर के होटल के शाम तक चलता था और ये कभी बंद नहीं होता था। मुझे आश्चर्य होता था। और उसके बाद में वो अगर कि वो होटल बंद होती थी तो उसके गिलास के ख़त्म होने के साथ साथ बंद होती थी। ये बड़ा अनोखा अनुभव था। तो इसको आपने नाटक में रूपांतरित किया क्या? उसको मैंने नाटक में रूपांतरित किया। जी 75 पृष्ठ लिख लिए। जी। उसके बाद में फिर स्थितियाँ कुछ इस तरह से बनी नाटकों की। दिल्ली में जो क्या नाम से नाटकों की जो संस्था बनी, NSD वगैरह जो संस्थाएं बनी, वहाँ के लोगों का संपर्क हुआ, दिल्ली भी जाना हुआ, आना जाना हुआ, ये चलता रहा, सब कुछ देखा। तो मैंने ये अनुभव किया कि अगर कहीं ख़राब नाटक अच्छे निर्देशक के पास जाता है तो वो नाटक बड़ा अच्छा हो जाता है, और अच्छा लिखा हुआ नाटक जो है खराब निर्देशक के पास चला जाए तो वो खराब चला जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी है कि कविता कभी नाटक होने लगा, और क्या नाम से कहानी कभी होने लगा, तो नाटक की जो पढ़ाई थी, नाटक के पाठक कम हो गए, पढ़ने वाले कम हो गए। जिनको नाटक करना हो तो वही नाटक करते। तो मेरे मन में आया कि मैं नाटक क्यों लिखूं आखिर। तो मैंने नाटक नहीं लिखा, और स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो लिखा हुआ 75% जो नाटक था रखे रखे पता नहीं क्या हुआ, कहाँ चला गया, कुछ मालूम नहीं, मैं पा नहीं सका फिर उसको। आपके जो 2 प्री राइटर थे जिनका प्रभाव आप पे कहीं गहरे से था, आपका जिनके साथ बहुत गहरा रिलेशन था, एक मुक्तिबोध और दूसरे परसाई। मज़ेदार बात यह है कि परसाई ने केवल एक ही नाटक लिखा है, पर परसाई इस समय पूरे देश में परसाई की रचनाओं पे जितने नाटक होते हैं, या मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता जो है उसका जितना नाट्य रूपांतरण हुआ, या ब्रह्म राक्षस का को लोगों ने नाटक में तब्दील किया, इसी तरह आपकी कविताएं जो है, रचना जो है लगातार, हाँ आपकी कविताओं को, और मैंने जब आपकी दीवार में खिड़की रहती थी उसको NSD में भी लोगों ने किया। तो आप ठीक कह रहे हैं कि अभी लोग कहानी से चीज़ें निकाल ले रहे हैं, क्योंकि आपके इस पास तो दृश्य दृश्य है, क्योंकि आप दृश्य में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। तो एक रंगकर्मी को या एक निर्देशक को ये बड़ी स्वतंत्रता होती है कि वो दृश्य में कैसे कविता को तब्दील करें। तो कभी आपको ऐसा लगा कि भाई इसका कुछ कोलाज बनाया जाए, कुछ काम किया जाए कि कुछ कविताएं निकाली जाए जो दृश्यों में बहुत आसानी से तब्दील हो सके? हाँ, हो सकती हैं, बिल्कुल आसानी के साथ में हो सकती हैं जी। और नाटककार जो है उसकी कल्पनाशीलता में मेरी रचनाओं की दिशा जो है वो सहायक हो सकती है, बाधक नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। विनोद जी दीर्घायु हो। 85 साल के विनोद जी लगातार सक्रिय हैं, लगातार लेखन कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें वो भूले बिसरे याद नहीं हैं, पर वो अपने समय के प्रति सजग हैं, अपनी प्रकृति के प्रति सजग हैं, अपने आस पड़ोस के प्रति सजग हैं, और उनके भीतर का लेखक लगातार इस बात के लिए सतर्क और सजग रहता है कि उनके आसपास क्या घटित हो रहा है। अगर जब वो रायपुर बिलासपुर संभाग जैसी कविता लिखते हैं तो बस्तर के आदिवासियों पर भी बात कहते हैं। हम लगातार उनसे बात करते रहे, बात करने का सिलसिला अनंत है। हम विनोद जी से चाहे जितनी बात कर लें, विनोद जी हमारे समय के, पूरे विश्व के ऐसे लेखक हैं जिनके साथ हम हैं, और हमको लगता है कि हम बहुत गौरवान्वित हैं। तो विनोद जी के 85वें जन्मदिन 1 जनवरी यानी आज विनोद जी 85 साल पूरे कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो शतायु हों, लगातार लिखें, लिखे को भूलते रहें, नया लिखें, ताकि पहले दिन जैसा लिखें। मुक्तिबोध की संगत में जो लिखना उन्होंने शुरू किया था, जो हरिशंकर परसाई के साथ बैठकर उन्होंने जो कुछ सीखा और जो कुछ उन्होंने लगातार रचा है, तो हमको लगता है कि खिलेगा तो देखेंगे। तो हम सोचते हैं कि विनोद जी लिखेंगे तो हम पढ़ेंगे, और उसको हम लगातार, चाहे नाटकों के जरिए हो, चाहे अलग अलग स्थानों पर हम उसको मंचित करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल, जिनके शहर रायपुर में हम रहते हैं, और इसलिए हम गौरवान्वित हैं, उनसे बात हमने की है, और हम चाहते हैं कि ये बात का सिलसिला जारी रहे।
लोग मिलें, विनोद जी को बधाइयाँ दें और विनोद जी दीर्घायु हों। तो विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगातार समय दिया, हमने आपसे बातचीत की। बातचीत बहुत लंबी भी हुई है और हो सकती है, पर चूंकि कहीं ना कहीं इसका एक सिलसिला रुकना था इसलिए हमने रोका है। फिर ये सिलसिला हम आगे जारी रखेंगे। जी नमस्कार।